बच्चों, आज हम पिछली क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू किया था और आज हम रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। हम डाल्टन थॉम्सन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जैसे कि डाल्टन और थॉम्सन बता के गए, हमको मालूम चल गया कि परमाणु क्या होता है, धनावेशित गोला होता है और उसके अंदर में कुछ इलेक्ट्रॉन उन धनावेशों के बीच में क्या होता है, बसे होते ही हमको थॉम्सन ने बता दिया था। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जिसके बारे में हम बातें करेंगे। अब उसने क्या कहा था कि उसने इस परमाणु को समझाने के एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था, जैसे कि हम लिख देते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब उसने एक्सपेरिमेंट किया था उसने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट मतलब स्वर्ण पन्नी प्रयोग। स्वर्ण पन्नी प्रयोग। अब ये स्वर्ण पन्नी प्रयोग क्या है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, रदरफोर्ड ने क्या किया, हम जैसे मान लेते हैं या हमारे पास कोई अल्फा सोर्स है। अल्फा सोर्स का मतलब क्या है, जहां से अल्फा पार्टिकल यानी कि जहां से अल्फा कण निकलते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर अल्फा कणों का ये सोर्स है, यहां से हमारे अल्फा कण निकलेंगे। तो ये देखिए, ये अल्फा कण हमारे निकल गए। रदरफोर्ड ने कुछ अल्फा पार्टिकल्स लिए, हम कहते हैं ये हमारे अल्फा कण होते हैं। अल्फा कणों को हम 2He4 कहते हैं, हम तो जानते हैं। और ये क्या होते हैं, धन आवेशित। कैसे कण होते हैं, धन आवेशित कण होते हैं। अब यहां से अल्फा सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकले, इसने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, एक स्वर्ण पन्नी। ये एक स्वर्ण पन्नी ले ली। अब इन अल्फा पार्टिकलों को किसके ऊपर डाला, स्वर्ण पन्नी के ऊपर। तो ये देखिए, यहां से अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण सोने की पन्नी के ऊपर जाते हैं, इस प्रकार से जा रहे। ठीक है। अब पिछली क्लास में हमने देखा था कि परमाणु क्या होते हैं। परमाणु क्या होते हैं कि प्रत्येक जो हम देखते हैं हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में, प्रत्येक जो चीज है किससे मिलकर बनी है, परमाणु से मिलकर बनी है। कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसके आगे क्या नहीं कर सकते, वो विभाजित नहीं कर सकते, क्या कहलाता है, वो परमाणु कहलाता है। ये चीज हमको मालूम है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे हमने गोल्ड फॉइल मतलब स्वर्ण पन्नी ली है, तो इसके अंदर भी परमाणु है कि नहीं है, यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल है परमाणु में से निकल रहे, परमाणु से टकरा रहे, नहीं कह सकते। तो हम अपने समझने के लिए क्या करें कि इसके अंदर जो परमाणु है, मैं कह देता हूं ये रहा वो परमाणु। समझने के लिए मान लेते हैं कि इसके अंदर जो परमाणु होगा वो कहां है, ये रहा। तो ये क्या है, हमारी गोल्ड फॉइल यानी कि स्वर्ण पन्नी। और ये जो स्वर्ण पन्नी ली होता है, इसकी मोटाई होती है 2 × 10⁻⁷ मीटर। 2.1 कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो गोल्ड फॉइल यानी कि स्वर्ण पन्नी में से अल्फा कण आए। अब ये अल्फा कण देखिए, इसमें परमाणु है, तो ये कुछ अल्फा कण क्या हो गए, परमाणु से सीधे क्या हो गए बेटा, बाहर आ गए। कुछ अल्फा कण परमाणु से सीधे बाहर आ गए, इसे टकराए और टकराकर सीधे बाहर आ गए। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने इससे पहला रिजल्ट निकाला कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। मीन्स परमाणु का अधिकतर भाग कैसा होता है, खाली, खोखला होता है। कैसे पता चला कि अल्फा कण थे, स्वर्ण पन्नी में से होकर परमाणु यानी कि परमाणु में से सीधे क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो इसने ये पहली बात तो ये बता दी कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, मतलब परमाणु का अधिकतर भाग कैसा होता है, खोखला, मतलब खाली। अब इसने क्या देखा कि ये इतने सारे जो अल्फा कण थे, दूसरी बात इसने कैसे बताई कि इसने क्या देखा कि इतने सारे जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है, इसने लगभग माने 20,000, कितने, 20,000 यानी कि 20,000। इसने क्या देखा, इन सभी अल्फा कणों में से एक अल्फा कण, सिंगल अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो इस परमाणु एटम के सेंटर यानी कि केंद्र से जाकर टकराया। मान लेते हैं वो अल्फा कण ये है और इस सेंटर से जाकर क्या हुआ, ये अपने पथ पर जा रहा था, इससे जाकर
टकराया, तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि जैसे ये सेंटर से कोलाइड हुआ, कोलिजन हुआ, टकराया, वैसे ये टकराकर वापस चला गया। मतलब जिस पथ पर, जिस रास्ते पर ये आएगा उसी रास्ते पर वापस आ गया। कौन? एक अल्फा पार्टिकल जो किससे जाकर टकराया था? एटम के सेंटर यानी कि केंद्र से। फिर रदरफोर्ड ने अपना दिमाग लगाया, उसने क्या कहा? सेकंड उसने क्या दिया? रिजल्ट दिया। इसने क्या कहा कि साहब सेंटर ऑफ एटम, परमाणु का जो केंद्र होता है, दिस इज वेरी टफ, बहुत ज्यादा कठोर यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। दूसरी चीज क्या होता है इसमें? हार्ड सेंटर, यानी कि परमाणु का केंद्र क्या? बहुत ज्यादा कठोर होता है। और इसको इसने क्या नाम दे दिया बेटा? इसने इसको नाम दे दिया प्लस जेडी, मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स नाभिक। क्या नाम दे दिया इसने परमाणु के केंद्र को? नाभिक। यानी कि अपने पास अगर क्वेश्चन बनता है कि इसकी नाभिक की खोज किसने करी, तो क्या कहेंगे हम? किसने करी? रदरफोर्ड ने। किस प्रयोग से करी? स्वर्णपन्नी प्रयोग से। समझ में आई कि बात नहीं आई? और ये नाभिक कैसा होता है हमारा? धन आवेशित। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है इसमें? तो इसने क्या किया, एक बार फिर से देख लो कि कई सारे 20,000 में से कोई एक अल्फा कण ऐसा था जो परमाणु के केंद्र से, सेंटर से टकराया और वापस आ गया। अब देखो अब यहाँ पर हम थोड़ी समझने वाली बात देखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले भाई साहब कैसे वापस आया, कितने कोण पर आया, तो देखो जिस रास्ते गया उसी पथ पर वापस आया। यानी कितने का एंगल बना यहाँ पर? 180 डिग्री का। कितने का कोण बना? 180 डिग्री का। जैसे टकराया वैसे ही वापस आ गया, जिस पथ पर गया था उसी पथ पर वापस आ गया। ये किसका था भैया? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्लियर है? ये तो अल्फा पार्टिकल वाली पहली बात जो इसने बताई। अब इससे दूसरी बात और बताइए बताओ। दूसरी बात क्या बताई हम उसके बारे में देखेंगे कि रदरफोर्ड ने एक तो बता दिया आपको स्वर्णपन्नी प्रयोग, ठीक है, स्वर्णपन्नी प्रयोग वाली बात बता दी। फिर इसने इसको थोड़ा सा और आगे लेके गया परमाणु की थ्योरी को, और फिर इसने एक नई बात बताई जो अब तक किसी ने भी नहीं बताई थी, ये बता के गया। दूसरी बात क्या बताई? पहली तो गोल्ड फॉइल हो गई। दूसरी बात इसने क्या बताई? इसने क्या कहा कि सर ये परमाणु होता है, बिल्कुल होता है। नाभिक की खोज हो ही गई, ये होता है प्लस जेडी नाभिक। अब इसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। किसके चारों ओर? नाभिक के चारों ओर। किसने बताई? रदरफोर्ड ने। ये सेकंड बात जो इसने बताई। क्लियर है? बस इतना ही हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इतना। लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। फिर रदरफोर्ड की आती है बताओ डीमेरिट्स, मतलब कमियां, कि रदरफोर्ड की मेन कमी क्या थी? रदरफोर्ड की मेन कमी इसी से रिलेटेड है। इसने क्या बताया? इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों क्या कर रहा है? वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। बिल्कुल लगा रहा है। इधर इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व हो रहा है। क्लियर है? लेकिन फिर इसने इसकी कमी कैसे पता लगी, इन चीजों से कमी कैसे निकलती है, कि इससे पूछा गया कि आप एक चीज ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों, नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है, तो इसको एनर्जी कहां से मिल रही है? मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है, मान लेते हैं एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, 50, 100, 200, 500, 1000 चक्कर लगाए इलेक्ट्रॉन ने, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा ना जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी खत्म हो गई तो क्या होगा? वो चक्कर लगाते लगाते न्यूक्लियस में गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व होने के लिए जो एनर्जी गेन हो रही है, ऊर्जा मिल रही है, वो कहां से मिल रही है। तो ये रदरफोर्ड की सबसे बड़ी कमी थी, जिसके कारण रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या हुआ? विफल माना जाता है। ये किसकी कमी थी? रदरफोर्ड। क्या कमी थी? दोबारा देखो कि इलेक्ट्रॉन ने जो चक्कर लगा रहा था किसके चारों? नाभिक के चारों, तो चक्कर लगाते समय उसको ऊर्जा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाना कभी बंद करता ही नहीं है, और कभी बंद नहीं कर, मान लेते हैं जैसे 10-5 चक्कर के बाद उसको ऊर्जा खत्म हो गई जो भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कभी खत्म हुई ही नहीं। और इस चीज का एक्सप्लेन कौन नहीं कर पाया? रदरफोर्ड।
और ये रदरफोर्ड की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। फिर रदरफोर्ड के बाद इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आया हमारे पास जो प्रेजेंट में मॉडल पढ़ते हैं, पोर्स मॉडल, पोर्स एटम मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ये हम बोर के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। अब देखो बोर ने अपने मॉडल को समझाने के लिए उसने 3 पॉइंट बांट दिए। हम कह सकते हैं 3 पोस्टुलेट दे दी, या 3 अवधारणा दे दी, या 3 बातें बता दी, कुछ भी मान लो। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली उसकी जो अवधारणा थी, पोस्टुलेट, अवधारणा नंबर फर्स्ट। अभी देखो पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है आपको कि पहली कौन सी, दूसरी कौन सी और तीसरी कौन सी है। तो देखो उसने अपनी पहली अवधारणा के अंदर क्या बताया, जो रदरफोर्ड की जो कमी रह गई थी उसने उसी को क्लियर किया। तो उसने क्या कहा कि सर ये होता है परमाणु, ये होता है नाभिक, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है भाई साहब, चक्कर लगा रहा है चक्कर। हम मान लेते हैं v वेग से, v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इतनी सी बात थी, ये रदरफोर्ड ने बता दी। अब बोर ने इसमें आगे क्या बताया, बोर ने क्या कहा कि सर हम जानते हैं, इसने 2 बातों के बारे में बात करी कि इसने कहा कि जब भी कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, याद करो पुरानी बातें, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति पढ़ी होगी आप लोगों ने। उसके अंदर एक बात आती है कि जब भी कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उस कण और उस वृत्ताकार पथ के केंद्र के बीच में क्या काम करता है, एक आकर्षण बल। याद आया कि नहीं आया, 11th क्लास के अंदर वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन पढ़िए ना। उसके अंदर आता है कि जब भी कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, तो जब वो चक्कर लगाता है तो उसके केंद्र और उस कण के बीच में क्या काम करता है, आकर्षण बल। ये बात बोर बता रहा है। तो ये लोग कण में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ये नाभिक है, तो ये यहाँ पर एक आकर्षण बल काम कर रहा है। क्लियर है, मान लेते हो आकर्षण बल हमारा F0 मान लेते हैं इसको। और उस आकर्षण बल से, तो ये जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल से क्या मिलेगा हमको, अभिकेंद्रीय बल। अब देखो इस चीज को अपन यहाँ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं मैथमेटिकली रूप से कि हम कहें ये हमारा क्या हो गया, अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल, अब अभिकेंद्रीय बल का आपको मालूम है ये कहां से आता है कि अपन ने पढ़ा है 11th में वृत्तीय गति, पढ़िए नहीं पढ़िए। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाए तो चक्कर लगाते समय कण और केंद्र के बीच में क्या काम करता है, आकर्षण बल। और आकर्षण बल से क्या होता है उसको अभिकेंद्रीय बल, जिससे वो घूमता रहता है ना, मौत के कुएं में गाड़ी चलती है अपनी गोल गोल। तो उसी देखो इसको मैथमेटिकली रूप से दे सकते हैं अपन। अब अभिकेंद्रीय बल कितना होता है हमारा, mv² r। सही बात है। आकर्षण बल मतलब एक तरह से आप दे सकते हो कूलाम्स लो, कूलाम्ब बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है ना हमने, कितना होता है कि k q1 q2/r²। सही है भाई। अब देखो k q1 q2/r², तो अभी हम जो q1 q2 है हमारे, q1 q2 क्या चीज है, ये 2 कण जिनके बारे में बात कर रहे थे अपन, इसको ऐसे कर सकते हैं कि k q1 एक तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये लो इलेक्ट्रॉन, q2 नाभिक है हमारा Ze/r²। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, mv²/r बराबर kZe²/r²। r से r गया, क्या आ गया, mv² बराबर kZe²। ये हमारा क्या है, बोर की पहली अवधारणा का गणितीय रूप। सही है। तो इसमें देखो m क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, k क्या करना, नियतांक, वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर।
जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ। ये मैथमेटिकली रूप हो गया, ठीक है। अब देखो बोर की दूसरी अवधारणा क्या कहती है, ये तो पहली हो गई। अवधारणा नंबर फर्स्ट देख लेना, इसको आप लिखी हुई है, निकाल लेगा। अवधारणा नंबर सेकंड क्या कहती है, अब बोर ने क्या कर दिया, कंडीशन कर दी। कैसे कर दी कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वृत्ताकार पथ पर v वेग से n कक्षाओं में, और हम मान लेते हैं कि ये हमारी त्रिज्या है n कक्षाओं के लिए, rn हो जाएगी, n कक्षाओं में वेग हो जाएगा vn। तो अब देखिए इसमें क्या है, उसने क्या कंडीशन रखी कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, तो उन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका, सुनना ध्यान से, जिनका कक्षीय कोणीय संवेग, संवेग मतलब हम जानते हैं क्या होता है, P बराबर md, कक्षीय, प्रत्येक कक्षा की बात कर रहा हूं मैं, n कक्षा है ना मेरी, तो उसकी मैं त्रिज्या ले लेता हूं। तो देखो n कक्षाओं की त्रिज्या rn, n कक्षाओं में वेग vn, तो कक्षीय कोणीय संवेग बराबर होगा किसके भाई, nh अपॉन 2 पाई के। ये क्या हो गई तेरी बोर की दूसरी अवधारणा, क्या था कि कक्षीय कोणीय संवेग इक्वल होना चाहिए किसके, h अपॉन 2 पाई। अगर हम यूं कह सकते हैं इसको, कक्षीय कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए, यूं भी कह सकते हैं इसको, या फिर कह सकते हैं h अपॉन 2 पाई के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये क्या है हमारी दूसरी अवधारणा। अब इसमें नई टर्म आई है हमारे पास h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट मतलब प्लांक नियतांक, कितनी वैल्यू होती है, 6.62 10⁻³ जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक की ये नई टर्म में बहुत काम आएगी अपने, 6.14 × 10⁻34 जूल सेकेंड, इसका ध्यान रखना, बहुत ज्यादा काम आने वाली टर्म है ये अवधारणा नंबर हमारे क्या हो गई, सेकेंड। अब बोर की तीसरी अवधारणा के बारे में बात करेंगे और इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना इन चीजों को।